वेलकम टू द सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर सॉल्यूशंस। आज अपन मई 25 के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मेरे पास एनबीडी कोड का पेपर है, तो क्वेश्चन सेम रहते बच्चा लोग, उसका टेंशन मतलब सिर्फ सीक्वेंस अलग रहेगा। तो मैं एनबीडी के हिसाब से सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। अपन आज इसके अंदर देखने वाले हैं पूरे स्टैटिस्टिक्स, पूरे एलआर एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल 76 क्वेश्चंस इसमें आए वाले, और ये पेपर इतना अच्छा है कि एकदम वेटेज उन्होंने इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया है। स्टैटिस्टिक्स 40, मैथ 40 एंड एलआर 20, एग्जैक्ट वेटेज इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मेंटेन किया है। आगे देखने वाले हैं। 4 क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, दो क्वेश्चन थोड़े से रॉन्ग है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पेपर जो है डिफिकल्ट में नहीं आता है, इट इज़ मीडियम आई गेस। तो चले शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, अरिथमेटिकल मीन एंड मोड ऑफ द डेटा आर 32 एंड 26 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो क्या है फॉर्मूला? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो अगर मैं इसमें सॉल्व करूं तो 32 माइनस 26 इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट 32 माइनस एक्स, तो 6 इज इक्वल टू 96 माइनस 3x, तो 3x को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 90, तो x इज इक्वल टू 30, बी ऑप्शन। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सिंपल है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है, तो 125 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो डी ऑप्शन मोड। Which of the following is the obsolete measure of dispersion for open-ended distributions? ओपन एंडेड के लिए कौन अच्छा है? क्वार्टाइल डेविएशन। ये मॉडल में तुमको लाइन मिल जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टाइल उसके पहले होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, देन द वैल्यू ऑफ y। तो तुमको x दी और फ्रीक्वेंसी दी, एक फ्रीक्वेंसी y दी है। तो मीन का क्या फॉर्मूला है? मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, तो मैंने एक्सेल पे ये करके रखा है, ये तुम्हारा डेटा। हाँ, तो अगर मैं करता हूँ कि एक्स एफ एफ एक्स, तो एफ का टोटल आता है 24 प्लस वाई, और एफ एक्स का टोटल आता है 56 प्लस 3y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ रहा है 56 प्लस 3y, फ्रीक्वेंसी आ रहा है वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 2.6, तो इसको ऊपर भेजो। तो 2.6 वाई प्लस 62.4 इज इक्वल टू 56 प्लस 3y। अब क्या करेंगे? 2.65 को इधर भेजो, 56 को उधर भेजो, तो यू विल गेट 6.4 इज इक्वल टू 0.4y, तो y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 16, बी ऑप्शन। Which one of the following measure of central tendency is based on only 50% of the central values? तो एक्चुअली ये डिस्पर्शन होना चाहिए, पर डिस्पर्शन में क्वार्टाइल आता है, पर मिडल 50%, एग्जैक्ट 50% पे क्या होता है? मीडियन। तो इसका आंसर मीडियन अपन पकड़ेंगे। और बच्चा लोग कुछ भी सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन एक्चुअली जस्ट से पॉज, मतलब से पॉज मतलब तुम पॉज करके वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, या वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो नीड द वर्किंग, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे तुमको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, two dices are thrown simultaneously, find the probability that sum of the digits on the two dice would be 8 or more। तो 8 और मोर, 8 आने के 5 तरीके, 9 लाने के 4, 10 लाने के 3, 11 टोटल लाने के 2 तरीके, और 12 टोटल लाने के 1 तरीके। तो टोटल तरीके हो गए 15, और टोटल आउटकम्स आते 36, तो 15/36 आता है 5/12, ए ऑप्शन। The number is selected from the first 20 natural numbers. Find the probability that it would be divisible by 3 or 7। तो पहले 20 नेचुरल नंबर्स में डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर है? 6। डिविजिबल बाय 7 2, 7 एंड 14। और इंटरेस्टिंगली 3 और 7 का कॉमन वाला कोई भी नंबर नहीं, क्योंकि इन दोनों का कॉमन नंबर सबसे पहले 21 है, और वो 20 तक नहीं आता। तो 6 नंबर आउट ऑफ 20, तो 6/20, और डिविजिबल बाय 7 2/20, दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है इसलिए 0, तो 8/20, डी ऑप्शन। A father had 3 sons, namely Kailash, Harish, and Prakash. All of them were above 65 years of age. Prakash happens to be the eldest, while Kailash is the youngest. As per the हेल्थ हिस्ट्री, ये सब है ना इंस्टीट्यूट का किया धारा है, तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग। मैंने टीसी लिख दिया है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को, ये जानबूझ के इंस्टीट्यूट ने किया है। इस ये एक्चुअली मैंने डायग्राम ड्रॉ करी है तुम्हारे इजी पर्पस के लिए।
इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलाश सर्वाइव 5 years इज 4/5। कैलाश का जिंदा रहने का चांसेस है 4/5, 5 साल के लिए। हरीश सर्वाइव्स फॉर 5 years 3/5, हरीश का 3/5। एंड प्रकाश 1/2, तो प्रकाश का 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलाश एंड हरीश सर्वाइव 0.46, कैलाश एंड हरीश इन दोनों का कॉमन 0.46। हरीश एंड प्रकाश 0.32, हरीश एंड प्रकाश इन दोनों का कॉमन 0.32। कैलाश एंड प्रकाश का 0.48, कैलाश एंड प्रकाश का 0.48। तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री सन्स सर्वाइव, तीनों के तीनों का कॉमन पार्ट ग्रीन 0.26। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव्स? इट इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस सबके इंटरसेक्शन, ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन, ए सी का इंटरसेक्शन। और इनमें ये कॉमन पार्ट मल्टीपल टाइम माइनस हो रहा है, इसलिए एक बार ऐड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी, तो अगर ये सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9। तो 0.9 दैट इज 9/10, डी ऑप्शन। तो इंस्टीट्यूट ने ये जानबूझ के इतना लंबा चौड़ा ऐसा क्वेश्चन दिया तुम्हारा टाइम कंज्यूम करने के लिए। अगर डायग्राम में डाल करके ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूट तुमने क्या करना चाहिए बच्चा लोग, एग्जाम के टाइम पे इसको टिक करके एंड के लिए रखना चाहिए। मैं तो सीरियली सॉल्व करूंगा क्योंकि अपने को डिस्कशन करना है। इन अ लीप ईयर विच प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडे, कि 53 संडे से लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 52 वीक्स तो हर साल में होते हैं, तो 52 इंटू 7 364, तो बचे एक्स्ट्रा 2 दिन। तो एक्स्ट्रा ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने जगह संडे? संडे मंडे एंड सैटरडे संडे, तो 2 जगह है, तो 2/7। तो प्रोबेबिलिटी आएगी डी ऑप्शन 2/7। ये स्पेशल केसेस में अपन डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, तो वो वही स्पेशल केस है। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड इन, पॉइजन किस में अप्रोप्रिएटली लगाया जा सकता है? नंबर ऑफ डेथ्स इन अ रेयर डिसीज। तो पॉइजन के केस में होना स्मॉल प्रोबेबिलिटी होना जरूरी है, एंड वो स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी और कम, और रीअकरेंस होने की और भी कम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, ये स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती नहीं, और टाइम इंटरवल तो इसमें होता नहीं है, ये बाइनोमियल का है। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन एन यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स, तो एक्चुअली ये बाइनोमियल को नंबर ऑफ टाइम्स में, तो ये ए एंड सी बाइनोमियल में आएगा, बी तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो ये तुम्हारा पॉइजन में आएगा। In a class there are 15 boys, 10 girls. Three students are selected at random. Probability that one girl and two boys are selected is, तो वन गर्ल एंड टू बॉयज आर सेलेक्टेड, तो कितने देखो, बॉयज 15 है, गर्ल 10 है, टोटल 25, तो उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो 25C3, तो उसमें से क्या चाहिए? वन गर्ल, गर्ल कितने? 10, 10C1, और बॉयज कितने चाहिए? 2, तो 15C2। तो 10C1 आता 10, 15C2, 15 इंटू 14/2, 105। 25C3, 25 इंटू 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 6, 2300। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1050/2300, 0.4565। ये 0.4565, ऐसे टाइम पे ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ किसका आंसर आता है, तो 21/46 सेम 0.4565, तो 21/46 बी ऑप्शन। Two cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that one is spade and one is heart. तो कोई भी कार्ड्स निकालो, उसमें 13 स्पेड होते हैं और 13 हार्ट्स होते हैं। ओके, तो क्या चाहिए अपने को? एक स्पेड चाहिए, तो 13C1 एंड एक हार्ट चाहिए, इंटू 13C1 बाय टोटल पैक में होते 52, 52C2, तो 13 इंटू 13 डिवाइड बाय 1326। अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो 13/102 आता है, दैट इज डी ऑप्शन। A problem is given to the 5 students P, Q, R, S and D. If the probability of solving the problem individually is given, then find the probability that problem is solved. Problem is solved मतलब कोई भी किया तो चलता है, P ने या Q ने या R ने या S ने या T, या उनमें से कोई 2 ने या 3 ने, ऐसा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करो। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, इसमें से क्या नहीं चाहिए, सब ने नहीं सॉल्व करने की, तो 1 माइनस
अगर p सॉल्व करने की 1/2 तो नहीं करने की 1/2, q सॉल्व करने की 1/3 तो नहीं सॉल्व करने का 2/3। तो ऐसा ही है। तो सबके नहीं करने की निकालो, 1 में से सबके सब अगर नहीं करने वाली प्रोबेबिलिटी हटा दे तो बचेगा क्या, कोई ना कोई तो सॉल्व कर देगा। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 4/5 इंटू 5/6, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.927। 0.927 इज सिमिलर टू 0.93, ए ऑप्शन। किसी को भी कुछ भी सोल्यूशन चाहिए तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वर्किंग चाहिए तो नीड द वर्किंग्स बोल के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड बच्चा लोग, इसका मैथ्स पोर्शन जो है इस पेपर का, ये अलग वीडियो में है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या ऊपर आई फॉर्मेट में होगा, उसमें भी तुमको मिल जाएगा। तो मैथ्स की फैकल्टी हमारे क्लासेस में अलग है, तो उनका भी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उनके डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। The correlation coefficient between x and y is 0.8. If we add 10 in x and subtract 20 from y, then the new correlation coefficient will be. तो सबसे पहले correlation coefficient is not affected by change of origin. तो 10 ऐड करना 20 सब्ट्रैक्ट करके चेंज ऑफ ओरिजिन है, इससे इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो 0.8 रिमेन्स 0.8, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। When both the regression coefficient bx1 byx are 0.7 0.8, then the correlation coefficient, तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, bxy into byx अंडर द रूट। तो अंडर द रूट 0.7 into 0.8, the root of 0.56 is 0.748, which is almost 0.75। तो बी ऑप्शन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। तो अभी तक अपने को सिर्फ एक टाइम कंज्यूमिंग मिला, बाकी स्ट्रेट अवे और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। If the point of inflection for the normal curve are 6 and 14, the standard deviation of the distribution is. Point of inflection क्या है फॉर्मूला, म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा। तो म्यू प्लस सिग्मा दिया है 14 और म्यू माइनस सिग्मा दिया है 6। अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, सिग्मा गेट कैंसिल, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 20, तो म्यू इज इक्वल टू 10। तो म्यू इज इक्वल टू 10 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सिग्मा मिल जाएगा 4। सिग्मा इज 4। अब गलती क्या करते स्टूडेंट, म्यू माइनस सिग्मा को 6, म्यू माइनस सिग्मा को 14 और म्यू प्लस सिग्मा को 6, ऐसा कुछ तो रख देते और गड़बड़ हो जाता कभी कभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्टेड गेस इन अ 5 ट्रू एंड फॉल्स आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के तुमको क्लिक होना चाहिए, विद प्रैक्टिस हो जाएगा। कितने क्वेश्चन से 5, n इज इक्वल टू 5। अगर ट्रू और फॉल्स का है तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फॉल्स होने की 1/2। कितने करेक्ट आंसर चाहिए अपने को, 3x। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, ncx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। तो 5c3 1/2 रेस टू 3 1/2 रेस टू 2। तो 5c3 आता है 5 इंटू 4/2 10 इंटू 1/8 इंटू 1/4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10/32 आएगा। तो 10/32 इज नथिंग बट 0.3125, 0.3125, दैट इज बी ऑप्शन। तो ये बाइनोमियल से करना था। If 5% of the families in large population city do not use a gas as a fuel, what will be the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use a gas as a fuel? तो एक्चुअली ये कंफ्यूज हो सकता है, पर नीचे e रेस टू द लिखने के वजह से ये एकदम सिंपल हो गया कि समझ गया ये पॉइसन का क्वेश्चन है। तो पॉइसन के अंदर अपने को चाहिए पैरामीटर m। m क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ सक्सेस। एवरेज रेट ऑफ सक्सेस दिया 5%। 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ 100। तो 100 का 5% अगर निकालते तो आता है 5, तो m की वैल्यू मिल गई 5। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, e रेस टू माइनस m m रेस टू x बाय x फैक्टोरियल। तो e रेस टू -5, अपने को कितने चाहिए 10 फैमिलीज, तो m रेस टू x 5 रेस टू 10 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। अब ये टाइम कंज्यूमिंग है 5 रेस टू 10 एंड 10 फैक्टोरियल। तो ये मैंने कैलसी पे किया है, अगर तुम सॉल्व करेंगे तो इतने गंदे नंबर्स आएंगे, आंसर आएगा 0.018, सी ऑप्शन। तो बच्चा लोग कभी कभी ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन लग के बच्चे डर जाते, 5 टू द पावर 10 10 फैक्टोरियल, कुछ नहीं, कैलसी है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट,
तुमको कुछ डेटा दिया है, पाशेस इंडेक्स नंबर इज 150, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर इज, तो लास्ट पेयर का निकालना पड़ेगा। व्हाट इज लास्ट पेयर का फॉर्मूला? लास्ट पेयर का फॉर्मूला है पी एन क्यू जीरो बाय पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। तो अपन क्लास में बहुत बार P1 बोलते हैं, तो यहाँ पे PN है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले लास्ट पेयर का निकाल लो। तो लास्ट पेयर फॉर्मूला पी एन क्यू जीरो दिया है 145, तो 145, P0Q0 दिया 150, तो 145 और 150 इंटू 100, 96.66। तो 96.66 लास्ट पेयर आ गया, पाशेस 150। तो फिशर कैसे आता? दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट, तो 150 इंटू 96.66 का रूट 120.42, दैट इज सी ऑप्शन, नियरेस्ट सी। From the following data, find out the index number of 2022 taking 2021 as a base using simple aggregate. Simple aggregate summation of P1 by summation of P0 into 100. तो 22 का टोटल आता है 720, 21 का टोटल आता है 600। तो अपने को क्या करना है? सीधी बात है, P1 by P0, P1 है 720, P0 600, 720 by 600 इंटू 100, 120। इससे इजी क्या हो सकता है बच्चा लोग? ये मैं इंडेक्स नंबर चालू करते पहला क्वेश्चन ये देता हूँ। तो ये तो बोलो ही मत कि पेपर वाज हार्ड और डिफिकल्ट। 40 मार्क के तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो स्ट्रेट अवे आंसर आते हैं, ये उसमें से थे ऐसे। 40 तो इजी क्वेश्चन है इसमें। फॉर 9 कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप्स अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर अ हिस्ट्री एंड हिंदी मार्क्स फाउंड टू बी 62, दैट इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? n9 समेशन ऑफ डी स्क्वायर 62। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? 1 minus 6 summation d square by n cube minus n, 1 minus 6 into 62 by 9 का क्यूब माइनस 9, तो 6 into 62 372, 9 का क्यूब 729 माइनस 9, 1 minus 0.5166, ये आता 0.4833, तो 0.4833 that is A option. R is 0.7, coefficient of non-determination. Coefficient of non-determination is 1 minus R square, 1 minus 0.7 का square, that is 0.49, 1 minus 0.49 is 0.51 और 51%, A option। ये मॉडल का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। Given x is equal to 2y plus 4 and y is equal to kx plus 6 are the two regression line x on y, y on x. If the value of correlation coefficient is 0.5, then the value of k, तो तुमको लाइन दिया x on y, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो a प्लस बी वाई, तो y के बाजू में क्या है 2, तो बी एक्स वाई मिल गया 2 कोएफिशिएंट। y on x दिया y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 6, तो x के बाजू में क्या होता है बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स की वैल्यू है k। और अपने को क्या पता है r इज इक्वल टू अंडर द रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो r की वैल्यू दी है 0.5 इज इक्वल टू बी एक्स वाई 2 इंटू बी वाई एक्स के, तो 0.5 is equal to root of 2k, square on both the sides, 0.25 is equal to 2k, k is equal to 0.125, 125 is 1 by 8, B option। easy peasy, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है ये। From the following chain index number based on 2015, find out a new chain base index number for the year 2022 by shifting the base year to 2019। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये चेन बेस ये वर्ड नहीं यूज करते तो भी चल जाता था, कोई इशू नहीं था, पर ठीक है कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो ये बेस शिफ्टिंग करना है, 2019 को तुमको बेस बनाना है, तो 2019 को अगर मैं बेस बना देता हूँ, 2019 का कितना है 2019 का 120, 120 को मैं 100 बना देता हूँ। तुमको किसका चाहिए 2022 का, तो 2022 का था 150, तो कैसे निकाला जाता है? अगर 120 100 है तो 150 कितना, तो ये x, तो 100 बाय 120 इंटू 150, अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। ये बेसिकली बेस शिफ्टिंग था। The price of a commodity in the year of 2015 and 2020 are 50 and 60 respectively. Price relative of 2015 on 2020 is, बहुत इजी है पर बच्चे ना ये ऑन की वजह से थोड़ा सा घपला कर देते हैं। बच्चे लोग 50 बाय 60 करेंगे ऐसा मेरे को लग रहा है। हाँ, तो एक्चुअली इट इज 60 बाय 50, तो ये 120 आता है P01।
कि तुमको P01 करना है, तो P1 बाय P0 इंटू 100, तो P1 है 60, P1 है 60 और P0 है 50, तो 60 बाय 50 इंटू 100 120 आएगा। डी ऑप्शन। मेरे ख्याल से कुछ कुछ बच्चों ने 83.33 को टिक किया रहेगा, बट डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इजी है, बट ऑन की वजह से बच्चों ने लफड़े कर दिए। चेन इंडेक्स इज, मैंने हमेशा बोला है एमटीबी के टाइम पे भी कि एटलीस्ट ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो चेन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस डिवाइडेड बाय 100। दो क्वेश्चन तो आते ही है, उसमें का है। इफ, अभी ये मैथ्स का पार्ट है, ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से तुम चेक कर सकते हो मैथ्स के सॉल्यूशंस। The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is 525. The simple interest on the same sum for double the time and half the rate of interest is, तो ये ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने बाजू में लिखा है टीसी। ओके, तो क्या बोला था? सर्टन सम, तो मुझे पी नहीं पता है, तो सर्टन सम, और इंटरेस्ट है 525, तो अमाउंट कैसे मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो a इज इक्वल टू पी इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, तो a इज p प्लस 525 इज इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10% फॉर 2 years, तो p प्लस 525 इज इक्वल टू p इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 1.1 रेज टू 2। अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो इवेल्युएट करके प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 525 बाय 0.21 2500, तो प्रिंसिपल 2500 आ गया। अब क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर, तो P रखो 2500 इंटू एन, क्या करना है? डबल द टाइम, तो 2 का डबल 4, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ, तो 10% का हाफ 5, तो 2500 इंटू 4 इंटू 5 बाय 100, ये आएगा 500, तो इसका आंसर आएगा ए 500। Find the future value of an investment of 7,000 compounded quarterly at 10% per annum for 3 years. तो ये देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है, एन्युइटी नहीं बोला है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन, बट क्वार्टरली बोलने की वजह से आई को डिवाइडेड बाय 4, एन को इंटू 4। इंटरेस्ट रेट दिया था 10%, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 2.5% आएगा। एन दिया था 3, इंटू 4 करने की वजह से आएगा 12, तो 1.025 रेज टू 12 क्वेश्चन ने दिया था, इसको इंटू 7000 करो, 9414, बी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन। A sum of 725 is lent at the beginning of the year at a certain rate of simple interest. After 8 months, a sum of 362.5 is more lent. मतलब ये पहले से था, ये एडिशनल है, at the rate of twice the formal। तो क्या हुआ मैं बोलता हूँ, पहले लोन दिया गया 725 रुपए का साल भर के लिए, ओके 725, 8 महीने के बाद इसमें 362.5 ऐड किए गए, 8 महीने के बाद, तो साल भर में से 8 महीने हो गए तो बचे 4, तो ये पैसे 4 महीने के लिए दिए गए। एट द एंड ऑफ द ईयर 33.5 इज अर्नड एज अ इंटरेस्ट, तो इन दोनों लोन का मिला के इंटरेस्ट 33.5 आया। व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने 2 स्टार भी दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट 725 का लोन है, रेट पता नहीं, साल 1 साल डिवाइडेड बाय 100, 7.25 आ रहा था। दूसरा 362.5 ये एडिशनल लोन दिया गया, 8 महीने होने के बाद, मतलब बचे 4 महीने, 4/12, और डबल द इंटरेस्ट रेट, रेट ट्वाइस, तो ये आर था तो ये 2R हो गया, तो आया 2.416 आर। इन दोनों आर का टोटल, 33.5 है, 33.5, तो R इज इक्वल टू 33.5 डिवाइडेड बाय इनका टोटल आता 9.66, तो ये करके आएगा 3.46, 3.46, सी ऑप्शन। ये इतना इजी फील हो रहा है पर नहीं है, इट विल टेक अ टाइम। अच्छा क्वेश्चन डाला इंस्टीट्यूट ने, डबल स्टार। देयर आर 60% इंक्रीज अमाउंट इन 6 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, 6 साल में 60%, मतलब हर साल 10%। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 आफ्टर 3 years? बस इन्होंने ना रेट निकालने के लिए कंफ्यूजन किया, तो सिंपल क्वेश्चन है 12,000 का 3 years के बाद का क्या वैल्यू है? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू 3,
प्रिंसिपल 12,000 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 60% इन 6 ईयर्स, 10% इन 1 ईयर, तो 1.1 3 साल के बाद रेस टू 3, तो 12,000 इंटू 1.1 रेस टू 3, तो ये आएगा 15,972। तो पूछा क्या है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हटा दो 12,000, तो 3972, 3972 सी ऑप्शन। The effective annual rate of interest corresponding to the nominal rate of 6% per annum payable half yearly is, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हाफ ईयरली बोला है, तो इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 2, एन को इनटू 2, तो प्रेजेंट वैल्यू इज 100 इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस 6% को डिवाइडेड बाय 2, एन 1 लेना चाहिए अजम्पशन करके इनटू 2, तो 100 इंटू 1.03 रेस टू 2, 1.03 रेस टू 2 इंटू 100 करेंगे तो 106.09, सो तो अपना खुद का प्रिंसिपल था, तो 6.09%, 6.09 डी ऑप्शन। रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब भी 2 मिनट पहले समझा कि नॉमिनल रेट 6 है, इफेक्टिव रेट 6.09 है, कौन सा बड़ा है, इफेक्टिव रेट बड़ा रहेगा, इफेक्टिव रेट विल बी ग्रेटर देन नॉमिनल रेट, अब भी 2 मिनट पहले करे अपन ने। मधु इन्वेस्ट 15,000 इन अ स्कीम, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट बिकेम 25,000, तो आज 15,000 रुपए दो, बाद में 25,000 मिलेंगे। इफ कैगर फॉर द इन्वेस्टमेंट इज 8.88%, तो कैगर मैंने सिखाया, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू, तो या अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रेस टू कितने साल के लिए उतना रूट, तो 1/n इज इक्वल्स टू 1 प्लस कैगर रेट, तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट हुआ वो निकालो। देखो, अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल रेस टू 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस कैगर रेट, तो अमाउंट 25,000, इन्वेस्टमेंट किए 15, रेस टू 1/1, 1/n, n नहीं पता, इज इक्वल टू 1.088, तो 25,000 बाय 15,000 करेंगे तो 1.66, तो 1.66 का कौन सा रूट लूँ तो मुझे 1.088 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ेगा, तो 6 इयर्स अगर 1.66 का 6th रूट निकालेंगे, 6th रूट, तो 1.088 आएगा, दैट इज बी ऑप्शन। इट विल टेक अ टाइम, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड थोड़ा हट के क्वेश्चन था, तो ये मैं इसको अगेन स्टार देना चाहूंगा। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक अपन ने कितने टाइम कंज्यूमिंग एंड स्टार क्वेश्चन देखे, 3 या 4, 43 क्वेश्चन तक पहुंच गए अपन, ठीक है। सो याद रखो, एग्जाम में कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, 100%, 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, 85 इजी रहेंगे, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट 85। Raju will pay installments of 3150 per month for the next 3 years towards his loan, तो हर महीने को 3150 देगा 3 साल के लिए, तो हर महीने 3 साल मतलब 36 months at an interest of 12.4% discounted monthly. What was the approximate amount of loan taken initially? तो लोन के केस में फॉर्मूला क्या है, लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू पीवी फैक्टर, तो इंस्टॉलमेंट दिया है क्वेश्चन है 3150 इंटू 12.4% पर एनम है, तो डिवाइडेड बाय 12 करो, तो 1.03 आएगा परसेंट, 1.03%, यहाँ पे वैसे भी समझ चुका है अपने को, फॉर 3 इयर्स इन 2 मंथ्स करेंगे तो 36 टर्म्स। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो प्रेजेंट वैल्यू अपन निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.01033, तो ये बच्चों ने, मुझे लगता है 1 डिवाइड बाय 1.0133 लिख दिया, इधर भी जीरो आता है, इक्वल टू 36 टाइम्स फिर जीटी, तो तुमको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 29.93, तो 29.93 इंटू 3150 होगा 94,295, 94,295, नियरेस्ट आंसर इज सी, 94, ये, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। Shiv deposit 10,000 annually in a bank for 5 years at 10% annual compounding interest rate, तो हर साल 10,000 पे किए जा रहे 5 साल के लिए 10% से। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस सीरीज ऑफ द डिपॉजिट एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, तो फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी इफ डिपॉजिट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये वर्ड नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है, तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, एन्युटी है 10,000, 10% से 5 साल, 10% फॉर 5 टर्म्स, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं,
1.1 इंटू इक्वल टू बटन 4 टाइम्स, क्योंकि 5 साल है, -1 डिवाइडेड बाय 10% इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आएगा 6.1051, तो ये 6105। तो ये आंसर टिक करने की इच्छा होगी पर ये गलत है, एट द बिगिनिंग बोला है। एट द बिगिनिंग बोलने की वजह से क्या हो जाएगा, इसको वापस से इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1, तो 67,156, दैट इज ए ऑप्शन। ये एक्सीडेंटल एरिया है, ठीक है, तो बी नहीं, इसका ए आंसर आएगा। If you deposit 4,000 into an account paying 6% annual interest compounded quarterly, तो 6% एनुअल है, तो कम क्वार्टरली करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4, 1.5%। हाउ मच अप्रोक्सीमेट मनी विल बी अकाउंट आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद कितना, तो n इंटू 4 करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 20। तो अपने को क्या चाहिए, तो ये याद रखो बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे इसको एन्युइटी पकड़ेंगे, ये एन्युइटी नहीं है। इफ यू डिपॉजिट 4,000 इंटू अकाउंट, बार बार पे कर रहे क्या, नहीं है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस क्वार्टरली बोलने की वजह से डिवाइडेड बाय 4, n इंटू 4। तो 4,000 इंटू द ब्रैकेट 1.015 रेज टू 20, सॉल्व करेंगे तो 5379, 5379, एक्चुअली नियरेस्ट आंसर इज 5387, सी ऑप्शन। A project expected to provide a cash flows as follows for 3 years, ऐसा। तो ये मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में तुमको मिल जाएगा जैसे कि वैसा। A company's cost of capital required rate of return is 15%, what would be the present value। तो एक्चुअली नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ओके, क्या है फॉर्मूला अपना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू n, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू n। तो 40,000 1 साल के बाद है, 40,000 फ्यूचर वैल्यू हो गई, कितने साल के बाद, 1 साल, इंटरेस्ट रेट 15%, 1.15 रेज टू 1। फिर 50,000 2 साल के बाद, तो 50,000 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू 2। 30,000 3 साल के बाद, 30,000 डिवाइड 1.15 रेज टू 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 92,315, 92,315, डी ऑप्शन। गुड क्वेश्चन, मॉड्यूल में से है। बहुत सारे बच्चे ये वर्ड सुन के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ऐसे सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मॉड्यूल में जैसे कि जैसे वर्ड्स है, मॉड्यूल पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कर लिया है तो मेन एग्जाम में सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे ध्यान देना था, बाकी चीज़ें तुमको आ जाएगी। प्रेजेंटेशन अलग है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये 3 बार यूज करना है और कुछ भी नहीं। 92,315, डी ऑप्शन। इसलिए मॉडल पढ़ना बहुत इजी है। हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट शुड यू annually to accumulate 20 lakh by the end of 12 years if the saving earns 14%। तो 20 लाख फ्यूचर में चाहिए और हर साल सेव करना है, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू 20 लाख इज इक्वल टू एन्युइटी पता नहीं ए, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 14% फॉर 12 ईयर्स, 14% फॉर 12 ईयर्स। कैसा निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, 1.14 इंटू इक्वल टू बटन 11 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.14 इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो 27.27 मिलेगा। 20 लाख इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू 27.27, तो एन्युइटी इज 73,338, 73,338, नियरेस्ट आंसर इज सी ऑप्शन। दिनेश रिसीव्ड, पहले शिव आ गया, दिनेश आया, मैं पहले ही बोला था पेपर बीसी ने सेट किया है। दिनेश रिसीव्ड अ कैश बोनस ऑफ 1 lakh which he deposited in a bank which pays 10% interest compounded annually. How much approximate equal amount can Dinesh withdraw annually for the period of 10 years? ये थोड़ा सा गुगली है, तो इसको मैं 1 स्टार तो जरूर देना चाहूंगा, चलो 2 स्टार, एक ही बराबर है, इतना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल। रिसीव्ड बोनस आज के तारीख में मिल चुके, तो ये प्रेजेंटली 1 लाख है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी के, विथड्रॉ एन्युअली, एन्युइटी है, तो आज के तारीख में पैसे मिल चुके हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युइटी इनटू पीवी फैक्टर। आज के तारीख में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1 लाख, एन्युइटी अपने को निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10
ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% फॉर 10 ईयर्स कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू बटन 10 टाइम्स, फिर जीटी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है 6.1445, तो a इज इक्वल टू 1 लाख बाय दिस 16,275, 16,275, तो नियरेस्ट इज बी ऑप्शन। तो ये रिसीव्ड की वजह से समझ में आना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ 500 per quarter for 8 years and 9 months at the interest rate of 6% compounded quarterly। तो 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली तो डिवाइडेड बाय 4, तो 1.5%। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 8 ईयर्स 9 मंथ्स क्वार्टरली है, तो 8 ईयर्स के कितने क्वार्टर्स होंगे? 8 चौक 32, 32, और 9 मंथ्स के 3, तो 35 टोटल टर्म्स हो जाएंगे। तो अपने को क्या पूछा था? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज एन्युटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो एन्युटी दिया था 500 रुपए इंटू 1.5% और 35 टर्म्स। 35 टर्म्स कैसे निकालेंगे? 8 ईयर्स के 32 और 9 मंथ्स के 3, तो टोटल हो गए 35। तो 1.5%, ये कैसे करेंगे अपन? 1.015 इंटू इक्वल टू बटन 34 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.015 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 45.59 इंटू 500 अगर अपन करेंगे 45.59, तो 22,796, तो 22,796 आ जाएगा इस डी ऑप्शन। ओके, आफ्टर दैट ये पूरे मैथ्स के, ये जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसकी लिंक तुमको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? अगर नहीं है तो 1-2 दिनों में वो करेक्ट हो जाएगा, मिल जाएगा तुमको। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो इसका नेक्स्ट नंबर अपने को गेस करना है। 2, 8, 26, 62, 122, 212। तो मैं बच्चा लोग सीक्वेंस सीरीज का पहले दिन ही ये चीज सिखा देता हूँ। तो अपने पूरे बेसिक क्वेश्चन जो मैं फर्स्ट डे पे पढ़ाता हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत है। तो पहले क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकाले 6, 18, 36, 60, 90, नहीं लगा तो और एक बार डिफरेंस निकालो, और एक बार निकालो 12, 18, 24, 30। तो अभी तुमको कुछ फर्क आ रहा है क्या? और एक बार डिफरेंस निकालो। तो ये थर्ड लेवल कांस्टेंट है। तो तुम नोटबुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो बच्चा लोग, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तुमको ऐसा सॉल्व कराया। तो थर्ड लेवल कांस्टेंट है, तो 6 का गैप है। तो 30 का अगला गैप 36, तो 90 प्लस 36 126, तो 212 प्लस 126 338 ऑप्शन आएगा ए। तो मतलब हल्लू हल्लू से ये गैप बढ़ते जा रहा है। ओके, पहला गैप 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, तो इसमें 12 ऐड करो, फिर ऐसा करो, तो थर्ड लेवल कांस्टेंट गैप है, ठीक है? तो अगला गैप इन दोनों नंबर्स का अगला गैप आएगा 126, तो 212 प्लस 126 338। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज 4, 18, डैश 100, 180, 294, 448। तो अगेन ये थर्ड लेवल कांस्टेंट है, दोनों भी क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, जिसमें थर्ड लेवल कांस्टेंट 6 नंबर है। तो ऐसा अगर 48 अगर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, तो 4 और 18 का गैप है 14, 18 एंड 48 का गैप है 30, तो 14 एंड 30 का गैप है 16। तो अगर ऐसे में गैप्स निकालते जाओ तो थर्ड लेवल कांस्टेंट गैप आएगा 6। तो 48 फिल करने से ये गैप 6 का मेंटेन रहता है। 48 आंसर बी, दोनों सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक। A man facing northwest, he turns 90 degrees in a clockwise direction. नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब इधर, ए की जगह। He turns 90 degree in a clockwise, तो 90 degrees in a clockwise बी तक पहुंच गया। Then he 180 degrees in a anti clockwise, बी से 180 degrees exact opposite सी तक पहुंच गया। And then another 90 degrees in a same direction, फिर सी से डी तक पहुंच गया। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो वो डी को है। तो डी कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला, नीचे साउथ इधर। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट, तो साउथ ईस्ट सी।
Rajni walked 20 meter towards north, 20 meter towards north A तक. Then she turned right, walked 30 meters. Right लेके B तक 30 meters. Then she turned right and walked 35 meters. B से right लिया C तक 35 meters. Then she turns left and walk 15 meter. Left लेने की वजह से D तक 15. Finally she turned left and walks 15 meters. Left लेके E तक 15. In which direction and how many meters she is from starting point? Starting point से किधर है? तो यहाँ से यहाँ पे 30 और यहाँ से यहाँ पे 15. 30 और 15 टोटल आता 45. 45 D. तो बेसिकली अपने को ये लोकेशन स्टार्ट से लेके एंड तक ये लोकेशन चाहिए था. ये 30 और ये 15. 45 आता. फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ये है? तो एक्चुअली ऑड मैन है ना, ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है. तो ये लॉजिक मुझे पसंद आया इसलिए मैंने स्टार दिया. तो ये पहला एलआर का क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा दिमाग ट्विस्टर लगा. तो क्या है, हर नंबर में से 3 नंबर माइनस करना है फिर डिवाइडेड बाय 2. 445 माइनस 3 442 डिवाइडेड बाय 2 आता 221. ओके, तो 221 में से -3 करो तो आता है 118 डिवाइडेड बाय 2 तो 109. तो हर एक में से -3 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 46 नहीं आता 53 आना चाहिए. तो इसके वजह से ए ऑप्शन. थोड़ा हट के लॉजिक था तो 2 स्टार इसके लिए दिए मैंने. इन अ सर्टेन कोड CH4IR is written as something like this. How is this will be written as? सिंपल सा फंडा है. R के जगह क्या दिख रहा है? V. तो इस R के जगह V दिखना चाहिए. पीछे से थर्ड V, पीछे से थर्ड V, A की जगह C. इतना ही लॉजिक अगर एग्जाम में सूझ गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा. एक्चुअली इसमें हर एक इसमें 4 ऐड किया है. 4 + 4 8, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 4 + 4 8, 4 + 4 8. उसी लॉजिक से आ जाओ, सब में 4 ऐड करना है. सी. In a certain code 564 means all the best, 736 is best of luck, and 423 is all is luck. Which of the following code for luck? तो ऐसे केस में क्या करो, लिखो. अभी लक ढूंढना है ना तुमको. लक, तो लक दोनों में कॉमन है, सेकंड एंड थर्ड. और सेकंड एंड थर्ड में कौन सा नंबर कॉमन है? 3. तो लक के लिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3. तो लक के लिए रिप्रेजेंट करेगा 3. ओके, ये मॉड्यूल में ऐसा सेम क्वेश्चन है तुमको. 7% ये रॉन्ग है इंस्टीट्यूट की तरफ से. इसके जैसे बच्चों का थोड़ा टाइम जाना पॉसिबल है, पर क्या गलत है मैं उसको करेक्ट भी करा दूंगा. 7% नेमली HIJK MNO are sitting in a straight line facing north. Total 3 number of persons sitting between H and N. H and N के बीच में 3 लोग हैं. Both N and H sit at extreme ends. पॉसिबल ही नहीं है 7 लोग हैं एक्सट्रीम एंड पे. उन्होंने नॉट लिखना था, नॉट. तो नॉट वर्ड मिसिंग है. टोटल 2 नंबर पर्सन सिट बिटवीन H एंड O. H एंड O के बीच में 2 लोग हैं. M इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H और N. H और N के नेबर में नहीं है M, ये थोड़े से दोनों से दूर है. I सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M. M के थर्ड राइट, M के थर्ड राइट, 1 2 3 पे I. I and H both are not immediate neighbors of, I and H are not neighbors. I and H दूर दूर तक. M is also not the immediate neighbor of J. M J का नहीं है, तो J इधर आ गया. Who is sitting between H and M? H and M के बीच में कौन है? K. D option. At a crossing there was direction pole which was showing all the 4 directions, but due to wind it turns such a manner now west point towards south. तो ये नॉर्मल डायरेक्शंस है. वेस्ट साउथ की तरफ गया मतलब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये ऐसा घूमेगा, तो ये इधर आएगा तो ईस्ट ऊपर चले जाएगा. हरीश वेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही इज ट्रेवलिंग टू ईस्ट. तो उसको लग रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. इन विच डायरेक्शन एक्चुअली ट्रेवलिंग? तो ईस्ट किधर गया? नॉर्थ के पास. उसको लग रहा है ईस्ट पर, जा रहा किधर है? नॉर्थ. ए ऑप्शन.
Two cars start from opposite place on a highway 150 kilometers apart. दो कार इधर उधर से आए, ए इधर से बी इधर से, और दोनों के बीच में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है. फर्स्ट कार रन्स 25 किलोमीटर्स एंड टेक्स राइट. तो ए 25 किलोमीटर्स आई और राइट इधर से नीचे 15 किलोमीटर्स 15. शी टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट लिया एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर भागी. एंड देन शी टेक्स अ डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड. तो ये मेन रोड था, तो मेन रोड की तरफ वापस आ गई, यहाँ पे पहुंच गई. In the meantime, due to minor breakdown, the other car runs only 35 किलोमीटर. तो ये यहाँ से यहाँ 35 आई. What would be the distance between the two cars? अभी दो कार के बीच में कितना है? ये यहाँ पे पहुंची, ये यहाँ पे पहुंची, दोनों का डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस था 150. तो ये 25 और यहाँ का 25, स्ट्रेट लाइन में 25, ये 15 काउंट नहीं होगा. 25 25 और ये 35, तो दोनों के बीच में का गैप x. तो 25 प्लस 25 प्लस x प्लस 35 150. तो सॉल्व करो, x आ जाएगा 65. ठीक है, तो x is 65, बी ऑप्शन. तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. Some boys are sitting in a 3 rows all facing north such that A is in the middle of row. A middle row में है. P is just to the right of A. P A के right में है. But in a same row, Q is just behind of P. Q P के behind में, P के पीछे Q. While R is to the north of A. A के north मतलब ऊपर R है. In which direction R is Q? In which direction of R is Q? R के कौन से डायरेक्शन में Q है? R के एंगल से Q किधर है? नीचे साउथ, और इस साइड वेस्ट, ईस्ट. साउथ ईस्ट आता है, डी ऑप्शन. ये नीचे इस साइड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट. 6 friends are sitting around the hexagonal table. Hexagonal table मतलब षटकोण ऐसा. Each at one corner and facing to the center. सब लोग मिडल में देख रहे हैं. P is second to the left of U. U के लेफ्ट में सेकेंड, 1 2 P. Q is neighbor of R and S. R and S का नेबर है Q, दोनों के बीच में. T is second to the left of S. T is second to the left of S. S के second left में, first second T. Which one is sitting opposite to P? P के exact opposite में कौन है? P के opposite में, yes, D option. ये आएगा sitting arrangement. हाँ, तो हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर बोलूंगा मैं. तो LR हमेशा लॉजिकली हर पेपर में LR तुमने एंड में सॉल्व करना चाहिए. पहले स्टैट्स, फिर मैथ्स, फिर LR. ये सीक्वेंस होना चाहिए. ABCD is sitting on a bench. A is sitting next to B. A is sitting next to B. B के आगे A. C is sitting next to D. C is sitting. Okay. C is sitting next to D, and D is not sitting with E. D E के साथ नहीं बैठा है. E, who is on the left end of the bench. E is left end. E is सबसे left में इधर. C is on a second position from the right. C is second position from the right से second, 1 2. A is to the right of B and E. A is to the right of B and B के भी right में, E के भी right में. A and C are sitting together. A and C दोनों साथ में बैठे हैं. In what position A is sitting? A किधर बैठा है? मिडिल में बैठा है. हाँ, तो B and C के मिडल में है, बिटवीन B and C ये आएगा. हाँ, तो इसमें भी थोड़ा सा ये है, C is sitting next to D. C is sitting next to D. तो अपोजिट डायरेक्शन में सोचना है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंटल एरिया है, या इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़ा सा गलती या कुछ भी पकड़ो, ये उल्टे डायरेक्शन में सोचना था तुमको. तो इसका ए ऑप्शन आता है. In a class there are 7 students. तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा लोग, ऑप्शन टू क्वेश्चन सोच सोच के जाना पड़ेगा.
They sit in a 3 benches 1 2 3 such that at least 2 students on a each bench. हर बेंच पे एटलीस्ट दो दो लोग, 7 लोग हैं ना, तो दो दो लोग तो 6 हो जाएंगे, तो एक बेंच पे 3 रहेंगे कोई तो, and at least one girl on a each bench, और तीनों बेंचेस पे एक एक लड़की तो रहेगी. C who is a girl student, C एक गर्ल है, does not sit with A E and D, C A and D A E D के साथ बैठेगी नहीं. तो एक क्वेश्चन में कंडीशन डाला है कि एक बेंच पे एक लड़की, तो ए ई डी के साथ नहीं बैठेंगी, तो एक छोटा सा हिंट लग गया है कि ए ई डी के साथ नहीं बैठेंगे. ओके. एफ द बॉय स्टूडेंट सिट्स विथ ओनली बी, एफ एंड बी साथ में बैठेंगे. एफ अगर बॉय है और हर बेंच पे गर्ल बैठना है, तो एफ अगर बॉय है तो बी तो गर्ल ही हो गई, बी तो गर्ल हो गई. ए सिट्स ऑन अ बेंच 1, ए फर्स्ट बेंच पे बैठेगा विथ हिज बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे 3 लोग बैठे. जी सिट्स ऑन अ बेंच 3, जी थर्ड बेंच पे बैठेगी. ई इज द ब्रदर ऑफ सी, मतलब ई इज अ ब्रदर ऑफ सी, ये बोलने के जैसे ई बॉय हो गया, ये कंफर्म हो गया. ई इज अ ब्रदर ऑफ सी मतलब ई इज अ बॉय, ये कंफर्म हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कौन से गर्ल्स है. ई इज अ बॉय, तो कोई भी ऑप्शन में ई नहीं चाहिए, तो है भी नहीं. सी हु इज अ गर्ल, तो गर्ल की गैंग पूछे तो सी ऑप्शन तो होना चाहिए, तो सी ऑप्शन सब में है. ओके. एफ द बॉय स्टूडेंट सिट विद ओनली बी, तो बी गर्ल हो गई ना, तो बी ऑप्शन किस में है देखो, ये तीनों में, मतलब ये तो ऑप्शन कट गया, तो ए सी एंड बी ये ऑप्शन बच गए, ए सी एंड बी. अब क्या क्या देखने का है. हाँ, बी गर्ल है, हाँ सी गर्ल है, तो बी गर्ल एंड सी गर्ल है, तो बी एंड सी ऑप्शंस चाहिए. तो अब बचे एफ डी एंड जी, तो एफ इज अ बॉय, तो ए बी ऑप्शन कट गया, एफ बॉय है तो ये भी कट गया, तो बी और सी में एक ही ऑप्शन बचा, बी और सी के अंदर एक ही ऑप्शन बचा. अब क्या बोला है, तो जी के बारे में अपने को, हाँ अभी तक अपने को कुछ क्लियरिटी नहीं है, और डी के बारे में एक चीज है कि सी और डी साथ में नहीं बैठते, तो सी यूज अ गोल डज नॉट सिट विथ एईडी, तो क्यों नहीं बैठ सकते, क्योंकि दो गर्ल एक साथ नहीं बैठते. तो डी इज अ पॉसिबल गर्ल, देखो दो गर्ल एक साथ नहीं बैठ सकते इसलिए साथ में नहीं बैठ रहे, तो अपने को गर्ल्स गैंग चाहिए, तो ये ऑप्शन, तो बी सी डी, सी ऑप्शन आएगा. और ये थोड़ा सा तुक्का है क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कौन किधर है, तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से मैं मान सकता हूँ कि सी गर्ल है और एक दूसरे गर्ल्स के साथ नहीं बैठ रही है, तो इसकी वजह से सी ऑप्शन. थोड़ा सा लॉजिक कच्चा है पर चला लो. 5 boys ABCD are sitting in a row. A is to the right of B. A is to the right of B के right में A. And E is to the left of B. E B के left में E. But not to the right of C. बस C के right में. E is to the left of B. हाँ. But to the right of C. C के right में E. A is to the left of D. A is to the left of D. D के left में A. Who is second from the left hand? Second from the left. Left से second E. Who is second from the left hand? Left ये हो गया, तो सेकंड लेफ्ट ई आता है ऑप्शन, डी डी हो जाएगा इसका. डैश आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग 2 चिल्ड्रन, one of whom is a T is a boy. T is a boy. Q and R brothers. Q and R brothers. Q is an engineer. Q engineer. ठीक है. E is a doctor. हाँ ठीक है. Married to the one of the brothers. W is married to R. अगर W इससे मैरिड है तो ऑब्वियसली E Q से मैरिड रहेगी. Y is their only son. W and R का only son Y है. Okay. How is T related to Q? How is T related to Q? इनका बच्चा है, ये भाई मेल है तो ये बापिच हो गया, फादर, बी ऑप्शन. K is the son, K is the son of A's mother sister. K is the son of A's mother sister.
एज मदर सिस्टर का बच्चा के, तो ए के माँ के बहन का बच्चा, मासी का बच्चा, ये दोनों कजिन है। थोड़ा जेंडर में प्रॉब्लम किया इंस्टीट्यूट ने, पर ठीक है अपन हैंडल कर लेंगे। क्यू इज द डॉटर ऑफ डी, क्यू इज द डॉटर ऑफ डी, डी की डॉटर क्यू। हु इज फादर ऑफ जी, डी जो है जी के फादर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए, एंड ए के ग्रैंड फादर है, तो डी इज द ग्रैंड फादर। पी इज द डॉटर ऑफ एच, पी इज द डॉटर ऑफ एच की डॉटर पी। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के, एच ग्रैंड मदर ऑफ के की ग्रैंड मदर। डी इज द हस्बैंड ऑफ एच, डी इज द हस्बैंड, ये दोनों ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। जी इज द हस्बैंड ऑफ एल, जी इज द हस्बैंड, ये हस्बैंड कैसा हो सकता है क्योंकि ए की माँ की बहन, तो हस्बैंड कैसे हो सकता है। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, ये दोनों डी एच की बच्चियां हैं, तो डॉटर, ये सिस्टर्स है दोनों। ठीक है, तो ये रिलेशन गलत कर दिया इंस्टीट्यूट ने लिखते समय, पर ठीक है, पर ये इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा बोल के बच गए। तो ये इन दोनों की बच्चियां हैं क्यू एंड पी, तो ये बच्चियां हैं तो सिस्टर्स हो गए ए। इफ a hash p something a into b and a at the rate b, which of the following correct about g at the rate t hash p। देखो g hash p, at the rate का मतलब क्या है, a is the mother of b, मतलब g is the mother of t। hash का मतलब a is father of b, मतलब t is father of p। तो करेक्ट कौन सा है, t is the son of g है, तो t की माँ g है और ये फादर है, तो ये मेल हो गया, तो t कौन है, g का बच्चा, t is the son of g, c ऑप्शन। Pointing to a photograph, Rajesh said, "He is the Arav and he is the son of the only daughter of the father of my brother." बाप रे, तो ये राजेश है, फोटोग्राफ में आरव है, उसके बारे में क्या बोल रहा है। He is the son of the only daughter of father of my brother, इसको उल्टा जाओ, my brother राजेश का ब्रदर का फादर, इन दोनों का फादर सेम रहेंगे क्योंकि दोनों भाई है, ये फादर। ओनली डॉटर ऑफ द फादर, इस फादर की और एक डॉटर है, तो ये मतलब ये तीन है भाई, दो भाई एक बहन, डॉटर। आरव इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर, आरव इसका बच्चा अकेला। हाउ इज राजेश रिलेटेड टू आरव रेफर्ड इन द फोटोग्राफ, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू आरव, तो राजेश रिलेटेड टू आरव, तो ये भाई बहन हो गए, तो ये मेरे बहन का बच्चा है, तो ये आरव के लिए राजेश मामा है, मामा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, डी। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज द मदर इन लॉ ऑफ यम। इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया बोल के टाइम बच गया। के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, देखो बीच में 9 5 एंड 3 है, अब क्या है, 9 का मतलब क्या बोला था, ए इज हस्बैंड ऑफ पी, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एम इज हस्बैंड ऑफ एन, एन 5 के, 5 का मतलब क्या था, ए इज डॉटर ऑफ पी, मतलब एन इज डॉटर ऑफ के, एन इज डॉटर ऑफ के की डॉटर एन, और एन का हस्बैंड एम, तो एम के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गई, मदर इन लॉ। तो ये ए ऑप्शन, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ए का तो जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, ए इज अ डॉटर ऑफ पी, एन इज अ डॉटर ऑफ के, एंड के थ्री जे का मतलब हो गया ए इज द मदर ऑफ पी, तो के इज द मदर ऑफ जे, हाँ, इसकी वजह से जेंडर फिक्स हो गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट, डोंट वरी। तो ये डायग्राम हो गया इसके वजह से, ये बच्ची है, बच्ची का हस्बैंड, तो ये उसकी सास हो गई, वही पूछा था, ए ऑप्शन।
द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स गॉट वेजेस मोर देन 300। अगर 300 के नीचे 65 है तो 300 के ऊपर कितने रहेंगे? तो टोटल 90 है, तो 90 माइनस 65 का गैप कितना है? 25, बी ऑप्शन। ये मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है, मॉड्यूल में इधर 100 है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो 25। द मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो मोड कौन से टेबल से निकलता है? हिस्टोग्राम की मदद से। जो सबसे हाइट वाला होता है उधर से क्रॉस ऐसा निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट पे मोड होता है, हिस्टोग्राम, बी ऑप्शन। प्योर थ्योरी क्वेश्चंस। frequency density corresponding to a class interval for a continuous frequency distribution is a ratio of। तो बेसिकली तुमको क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ। क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ ए। मैंने हमेशा बोला है कि मेन एग्जाम में दो तो भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ये दूसरा, इसके पहले वो एक आया था ये। तो ये दो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ए ऑप्शन। The curve obtained by joining the points whose x coordinates are upper limit and coordinates cumulative frequency बोलते ही ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, Ogive curve, B। The frequency curve that starts with the minimum frequency, कम frequency, and then gradually reaches to the maximum, फिर ऊपर ऊपर other extremity is known as। तो ये कौन सा है? ये मिनिमम से चालू होके एंड तक ज्यादा तक जा रहा है, तो J शेप है, D ऑप्शन। The law of statistical regularity says that। तो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले या उसी दिन अपलोड किया था, एग्जाम, हाँ एग्जाम के एक दिन पहले ही डाला था सैम्पलिंग के। मैंने इसलिए बोला कि मॉड्यूल पढ़ के जाओ, ये मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने मॉड्यूल के सॉल्यूशंस डाले हैं यूट्यूब पे, पढ़ो। तो एक्चुअली ना पढ़ के सब सेम लगते हैं। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या बोलता है? लार्ज सैंपल ड्रॉज अ रैंडम फ्रॉम अ पॉपुलेशन would possess the characteristics of population on an average। ये on an average वर्ड की वजह से सी करेक्ट आंसर बन जाता है। पढ़ने के बाद सब कुछ सेम लगता है, पर सी ऑप्शन करेक्ट है, मॉडल का क्वेश्चन है, और ये मैंने अपलोड भी किया था, और मॉडल में एग्जैक्ट वर्ड भी मिलेगा, सी। द पॉपुलेशन comprises 5 members, the number of possible sample size of 2 with replacement। तो कैपिटल एन रेस टू स्मॉल एन। तो पॉपुलेशन साइज है 5, सैंपल साइज है 2, तो 5 का स्क्वायर 25, डी ऑप्शन। Which of the following statement about the simple random sampling is not true? मतलब गलत है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसके लिए सुटेबल है? जो हेट्रोजीनियस नहीं है, नॉट टू लार्ज। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हाईली इफेक्टिव व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड हेट्रोजीनियस। एक्चुअली नॉट वेरी लार्ज एंड नॉट हेट्रोजीनियस होना चाहिए, सी, ये गलत है। Which of the following is not a method of dispersion? मीन डेविएशन है, रेंज है, स्टैंडर्ड। कॉन्करेंट डेविएशन ये कोरिलेशन का है, डिस्पर्शन का नहीं है, डी। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया, ये 10 बहुत इजी थे, फटाफट फटाफट आ गए, पर एंड में रख दिए। स्टार्टिंग में टाइम कंज्यूमिंग थे, तो मैंने क्या बोला, एग्जाम में 40 क्वेश्चन इजी मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि 85 से 95 बहुत इजी थे, और एग्जाम के एंड में रख दिए, तो बच्चे लोग ढूंढना ये कर। इसलिए अगर एलआर स्किप किया रहता और ये कर रहता, फटाफट पेपर सॉल्व हुआ रहता। तो टाइम मैनेजमेंट गलत हुआ रहेगा कुछ कुछ बच्चों का। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो पहले मीन निकालो, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, 280 बाय 14, 20, तो मीन आ गया 20। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 3, तो सीओ भी कैसा आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, तो 3 बाय 20 इनटू 100, 15%, दैट इज ए ऑप्शन। द मंथली प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 6 मंथ्स इज गिवन एज अंडर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? L माइनस एस बाय L प्लस एस इंटू 100। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 2000। स्मॉलेस्ट नंबर निगेटिव 400। तो 2000 माइनस माइनस 400 डिवाइड बाय 2000 प्लस माइनस 400, 2400 बाय 1600 इंटू 100, तो आएगा 150, ए ऑप्शन। इन अ टैबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी शोन इन फुटनोट, पहला चैप्टर का इजी क्वेश्चन है, टेबल के 5 पार्ट्स है, एंड में फुटनोट में सोर्स लिखा रहता है, बी। A helicopter flies from A to B at 500 की स्पीड, बैक एट 700 की स्पीड, एवरेज स्पीड। टेंडेंसी का बेसिक क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन, क्योंकि स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन निकाला जाता है एवरेज के लिए, तो 2 डिवाइड बाय 1 बाय 500 प्लस 1 बाय 700, 583.33, ए ऑप्शन।
if arithmetical mean and geometric mean of the two numbers are 6.5 and 6, then the two numbers are, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एमटीपी में भी अपन ने बहुत बार किया है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया है 6, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 36 है, 9 इंटू 4 36, तो 9 इंटू 4 का जीएम निकालो, इसको एक्स एंड वाई पकड़ के मत करो, बहुत टाइम जाएगा, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ। 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5 एम आ गया, 9 इंटू 4 36 का रूट 6 जीएम आ गया, ए ऑप्शन। तो दैट्स इट अबाउट दिस। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। तो मैंने कौन से दो क्वेश्चंस रॉन्ग है, एक में जेंडर रॉन्ग था तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन रॉन्ग है, वो लगा तो इंस्टीट्यूट को तो मेल करो, इंस्टीट्यूट की तरफ से शायद तक बोनस मिल जाए। बाकी लेंदी 5-6 लेंदी है, एलआर के 5-6 क्वेश्चंस लेंदी, टोटल 10 लेंदी क्वेश्चंस है, 4 से 5 डिफिकल्ट है, तो 15 अगर मैं बोलूँ इस पेपर में का डिफिकल्ट पार्ट है, तो 85 इज इजी, एक्सेप्ट मी। हाँ, मैथ्स के अंदर क्या पार्ट है मुझे नहीं पता, मैथ्स के अंदर का अलग डिस्कशन का पार्ट है, मैं मेरे बात कर रहा हूँ 74 क्वेश्चंस है, तो 74 क्वेश्चंस के अंदर 10 क्वेश्चंस मुझे फील हुए लेंदी और थोड़े से डिफिकल्ट है, तो 64 वाज ओके। तो ये पेपर मिडिल लेवल पे आता है, कोई भी पेपर के अंदर 15 से 20 मार्क का होता ही है, तो ये मिडिल लेवल पकड़ूंगा मैं, नॉट इजी नॉट एंड डिफिकल्ट, ओके। तो मिडिल लेवल 3 स्टार फ्रॉम माय साइड। कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट्स में लिखो, मिलेंगे अगले अटेम्प्ट में या अगले रिविजन्स में। थैंक यू। और प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, रात के 11 बज रहे और मैं ये पूरा पेपर सॉल्व करना, एनालिसिस करना, ये सब करने में लगा दिया हूँ तुम्हारे लिए। ये अपलोड होगा तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद ही, मे बी जब देख रहे हो तो ये इकोनॉमिक्स का पेपर हो ही गया रहेगा। चलते हैं।